एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। वक्त है बड़ी बहस का मुद्दा ये कि हजारों मौत का जिम्मेदार कौन, सरकार या मौसम, इस पर बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक क्या कुछ हुआ है। जो तबाही हुई उत्तराखंड में, हजारों लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है उत्तराखंड में हुई तबाही में। इसके अलावा अभी तक सरकारी आंकड़ा सिर्फ 71 मौत के बारे में ही जानकारी दे रहा है। सरकारी आंकड़ा 71 पर ही है। अश्विनी चौबे का दावा है, अश्विनी चौबे जो बिहार के पूर्व मंत्री हैं, उनका दावा है कि 15 से 20 हजार की मौत हुई है। सरकार भले ही सही आंकड़े पेश नहीं कर रही हो, लेकिन तबाही को अपनी आंखों से देखकर लौट रहे लोग बता रहे हैं कि उत्तराखंड में मरने वालों की संख्या हजारों में है। गृह मंत्रालय को जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक भी हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। लेकिन इस तबाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सिर्फ कुदरत का कहर मान लेने से बात खत्म हो जाती है? अगर इतने बड़े कहर के पूर्वानुमान की जानकारी मौसम विभाग ने राज्य सरकार को दी थी, तो फिर सरकार ने क्या किया? कौन है हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार, सरकार या फिर मौसम? क्या सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है? और ये कहते हैं कि 100 लोग मरे, कम से कम 15 से 20 हजार लोग मरे। मैं आंखों से हजारों का लाश देखा हूं, बह रहे थे मंदिर के अंदर। हम 3 दिन मलबे पर रहे, 6 फीट उसमें आज भी। और हम यही चाहेंगे कि इसको किसी भी हालत में इस सरकार को तुरंत लाशों को घरबार में पहुंचावे, इसकी व्यवस्था करे जो लाश चिन्हित। केदारनाथ से लौटे बिहार के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ही नहीं, बल्कि केदारनाथ मंदिर में छिपकर जान बचाने वाली बबीता मोदी का भी कहना है कि मरने वालों की संख्या हजारों में है। हजारों डेड बॉडीज देखी हमने, बहुत हमारे सामने बह रहे थे लोग। हजारों आदमी तो ऊपर से नीचे उतर रहे थे जो रास्ते से, वहां पे मरे हैं। हजारों आदमी ऊपर केदारनाथ में मरे, कम से कम 2-3 हजार आदमी मरे। अश्विनी चौबे कह रहे हैं 15 से 20 हजार लोगों की मौत हुई। बबीता कह रही हैं कि मरने वालों की संख्या 2 से 3 हजार है, लेकिन सरकार कह रही है सिर्फ 71 लोगों की मौत हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार मरने वालों का आंकड़ा छिपा रही है? तो इसके ऊपर कोई बहुत ही रिलायबिलिटी से टिप्पणी करना शायद इस समय उचित नहीं होगा। आज प्राथमिकता इस बात की है कि किस तरह से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। और एक बार इस कार्य से थोड़ा सा इस कार्य में और प्रोग्रेस हो जाए, तो उसके बाद इस पे ऊपर इसका अनुमान लगाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। मरने वालों की सही संख्या नहीं बता पा रही सरकार, फंसे हुए लोगों को बचाने में भी नाकाम साबित होती दिख रही है। सरकार का ही आंकड़ा कह रहा है कि अभी 62,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों को निकालने में सरकार की नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मंदिर में जब रात में उसमें टेलीफोन से सभी जगह सूचना दी गई, रुद्रप्रयाग के डीएम से लेकर के बिहार और उत्तराखंड और होम मिनिस्ट्री को भी, कि जल्दी यहाँ रिलीफ भेजिए, मॉर्निंग होते होते, नहीं तो और भी डिजास्टर हो सकते हैं। लेकिन किसी ने कोई चीज नहीं सुना और न तो कोई तैयारी रखा। मुझे लगता है सबसे पहला फॉल्ट तो सरकार की यहाँ उत्तराखंड की है। उनको किसी भी हालत में रास्ता यात्रा को रोक देना चाहिए था 13 तारीख से ही, 14 तारीख से। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, वहां बारिश के मौसम में हालात खराब हो जाते हैं। लेकिन मौसम खराब होने से पहले ही अगर पता चल जाए कि बारिश होने वाली है, तब तो एहतियात बरती जा सकती है। 16 जून को उत्तराखंड में कुदरत ने कहर बरपाना शुरू किया था। मौसम विभाग ने 14 जून को ही चेतावनी जारी कर दी थी। राज्य के सभी संबंधित विभागों को तो अलर्ट जारी किया ही गया था, मुख्यमंत्री के दफ्तर को भी पहली बार आगाह किया गया था। मौसम विभाग को बिल्कुल इस तरह की सिचुएशंस का अंदाजा था। अपने मॉनिटर और मॉडल के जो फोरकास्ट है उसके अनुसार हमने वार्निंग जो इस इवेंट की थी, वो समय से पहले ही वार्निंग और चेतावनी जारी की थी। तो ये वार्निंग राज्य सरकारों को दी गई थी? किसको? बिल्कुल, वार्निंग स्टेट लेवल पर राज्य सरकार को दी जाती है और सेंट्रल लेवल में जो कंसर्न अथॉरिटीज है वहां दी जाती है। अब सरकार कह रही है कि चेतावनी मिली थी या नहीं, अभी यह बहस का वक्त नहीं है। आज इस विवाद में पड़ने की जरूरत है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सूचना दी गई थी या नहीं दी गई थी। इसका पोस्टमार्टम बाद में भी किया जा सकता है। आज जो प्राथमिकता है वो ये है कि लोगों को कैसे वापस लेके आया जाए। मनीष तिवारी जो भी कहें, लेकिन ये सवाल तो उठता ही है कि चेतावनी के बाद उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया।
चेतावनी के बाद जितनी तबाही हुई उससे लड़ने में सरकार की नाकामी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इससे वाहियात सरकार नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि यह सरकार अविलंब इसको बर्खास्त होनी चाहिए। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जिनको मालूम था पहले और जो वहां आक्रोश से हम लोग भोगी है। ऐसी सरकार बनकर के कोई सरकार से कोई मतलब नहीं रहता है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं कि इन हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। मौसम इसके लिए जिम्मेदार है या फिर सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आपको बता दें, हमारे साथ भगत सिंह कोश्यारी मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। हमारे साथ मुनि चिदानंद सरस्वती मौजूद हैं परमार्थ निकेतन से। हमारे साथ इसके अलावा राजेंद्र सिंह पर्यावरण के जानकार मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा सुरेंद्र सिंह नेगी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर SK श्रीवास्तव पूर्व DG हैं मौसम विभाग के, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र सिंह नेगी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार को चेतावनी मिली, उसके बावजूद सरकार ने क्या किया? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति पैदा हुई हमारे सामने और उत्तराखंड की शायद ये नियति बन गया कि हर बरसात में कुछ न कुछ आपदाएं घटती रहती हैं। और इस बार जो पहली बारिश हुई, पहली ही बारिश ने इतना कहर डाला कि किसी भी व्यक्ति को, सरकार को संभलने तक का मौका नहीं दिया। सुरेंद्र और जी, ये मैं समझता हूं प्राकृतिक आपदा है। सुरेंद्र जी, मौसम विभाग की तरफ से बताया ये जा रहा है कि सरकार को पहले चेतावनी दी गई थी, वो सब सरकार को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि इस तरह के हालात हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन चेतावनी मिली थी तो सरकार ने क्या किया, ये सवाल है। चेतावनी मिली थी या नहीं आपकी सरकार को, और फिर क्या किया गया उसको? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक जो संरचना है, भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक जटिलताएं हैं, वो कहीं न कहीं अन्य क्षेत्रों से बहुत भिन्न हैं। ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, क्या किया। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ की जो रेंगती हुई पहाड़ियां हैं, जो सड़कें हैं, उसमें एक बार व्यक्ति अगर प्रारंभ कर देता है ऋषिकेश और हरिद्वार से, और 350 और 400 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे स्थान हैं जहां कम्युनिकेशन का कोई साधन ही नहीं है, उन परिस्थितियों में कोई भी सरकार क्या करेगी। और इतनी भयानक बारिश हो जाना, इतना बड़ा क्लाउड बस्ट हो जाना, ये एहतियात के तौर पर ये बारिश आमतः हुआ करती है। लेकिन ये जो बारिश हुई है, मैं समझता हूं कि पिछले 100 सालों में ऐसी कोई बारिश नजर नहीं आई। आपका तर्क है कि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, पहाड़ का तो मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन संभलने का मौका भी नहीं मिला, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। लेकिन आप भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो हमारे साथ राजेंद्र जी भी मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपने सुना जो मंत्री हैं उत्तराखंड के, उनका ये कहना है कि भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह की हैं, मजबूरियां इस तरह की, संभलने का मौका भी नहीं मिला, इस तरह की बारिश हुई। क्या ये तर्क ठीक है? प्राकृतिक आपदा है, वो ये कह रहे हैं, इसको सरकार की कोई कमी? देखिए ये प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। जिस तरह का हिमालय में हम लोगों ने विनाश किया है, ये विनाश ही इस तरह की आपदाएं और बढ़ाएगा। और ये पहली नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, आगे आने वाले काल में तो परले दिखता है। जिस तरह से हमने हिमालय के साथ छेड़छाड़ की है, जिस तरह से हमने हिमालय के साथ बेरहमी से उसको सताया है, उसमें अब बारिश को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता नहीं बची है। अब उसमें जो नंगापन आया है, हिमालय का जो नंगापन हुआ, उसमें जो पहाड़ियों का कटान हुआ, उससे जो भी कुछ पानी है वो अब एकदम से इकट्ठा होकर बह के आता है। और इन्होंने जिस तरह की बिल्डिंगों को बनाने का काम नदियों की धाराओं में किया है, जिस तरह के बांध इन नदियों पे बनाए गए हैं, ये और एक भयानक परले की आगाज हमें देते हैं। हमें अभी भी समझ लेना चाहिए कि हम यदि सचमुच हिमालय को और हिमालय के पर्यावरण को और नदियों को बाढ़ और सुखाड़ से बचाना चाहते हैं, तो हमें समय रहते हुए इस वर्षा का
ये जो आगाज है, जो सैकड़ों साल से ऐसी बारिश होती है, ये कोई नई बारिश नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह का हिमालय का चरित्र बन गया है, उसमें ऐसी घटनाएं हमें और तंग करेंगी। इसलिए अभी भी वक्त है कि हम समझें और हिमालय को बचाने की कोशिश करें। हिमालय बचेगा तो ये देश बचेगा। जी हाँ, हिमालय बचेगा तो देश बचेगा। भगत सिंह कोश्यारी जी भी मौजूद हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन जिम्मेदार है इन बेगुनाहों की, हजारों लोगों की जो मौत हुई है, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? प्राकृतिक आपदा है, मौसम जिम्मेदार है, या फिर सरकार जिम्मेदार है? देखिए, आप किसी एक को एक तरफा तो जिम्मेदार नहीं कह सकते। प्राथमिक रूप से तो जो प्रकृति ने एकदम, और ऐसे मैं केदारनाथ को जानता हूं, मैं पूरे इलाके को 20 बार घुमा हूं, और पूरे प्रदेश में केवल केदारनाथ में ये समस्या नहीं आ रही है, ये पूरा मैं तो पिथौरागढ़ से, धारचूला से और कपकोट से लेकर के जो जिस प्रकार का सारा तांडव हुआ है, उस तांडव के रूप में मैं कह सकता हूं कि जो केदारनाथ में जो हुआ है, मैं उत्तरकाशी में क्या हुआ है, दूसरी जगह क्या हुआ, उसकी चीजें दूसरी हो सकती हैं, लेकिन जो केदारनाथ में जिस ढंग से क्लाउड बस्ट हुआ है, मैं जानता हूं कि क्लाउड बस्ट ये प्राकृतिक निश्चित रूप से एक प्रकार की दर्दनाक घटना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सही है, अभी हमारे राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि भाई जो बिल्डिंग्स हैं, ये बात से है कि पिछली बार अगर हमारी जब इतनी बड़ी विपदा आई थी, अगर पिछली बार सारे नदियों के किनारे तटबंध बना दिए जाते, रिटेनिंग वॉल्स पक्की सीमेंटेड बना दी जाती, तो नीचे की जमीन नहीं कटती, और नीचे की अगर जमीन नहीं कटती तो फिर पानी ऊपर नहीं आता तो फिर हमारे ये जो सारे घर नहीं बहते और आदमी भी नहीं बहते। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार ने इस और निश्चित रूप से, मैं बहुत आलोचना इसमें इसलिए नहीं करता कि दुख का समय है, लेकिन ये बात सही है कि कहीं न कहीं सरकार ने इतना दुर्लक्ष्य किया। मैं केवल एक उदाहरण देता हूं, कल भी शायद मैंने किसी को बोला था कि हमारी केंद्र सरकार ने साल बीत जाने के बाद, मेरे संसद में प्रश्न उठाने के बाद, तब कहीं 67 लाख रुपया इसके लिए दिया, करोड़ रुपया दिया है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारी प्रदेश सरकार की ओर से भी उपेक्षा हुई है, और जो रेस्क्यू कार्य चल रहे हैं उसमें भी मैं कह सकता हूं कि कहीं न कहीं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जी, जिस तरह की भगत सिंह कोश्यारी जिस तरह की इमारतें बन रही हैं, जिस तरह से सड़कें बनाई जा रही हैं, जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से नदियों को मोड़ा जा रहा है, वो सिर्फ इस सरकार का काम नहीं है ना, वो तो जो आपकी सरकार थी उसने भी वैसा ही किया था। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी सरकार है, इस सरकार का काम। मैंने तो आपको केवल इतना कहा कि अगर पिछले साल भी, साल भर में अगर हमारे जो उत्तरकाशी के इलाके जहां पिछली बारिश से नुकसान हुआ था, अगर वहां के तटबंध ठीक से सब बना दिए जाते, रिटेनिंग वॉल्स ठीक से बना दी जाती, चेक डैम्स बना दिए जाते, तो लोग नहीं मरते। इसी प्रकार से जो रामबाड़ा आदि की जगह है, ये कहीं न कहीं इस घटना के बाद हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि हमको पूरा नया करना चाहिए। सड़क नहीं बने, ये ऐसा विषय है कि मैं सोचता हूं कि आज के युग में चाइना ने ऊपर से सड़क बना दी, चाइना ऊपर से रेल ला रहा है, और आप ये कहें कि मेरे पहाड़ के लोग जो हैं, चाइना के लोगों को बिना सड़क के, बिना किसी हथियार के, बिना सेना के हथियारों के वहां से नीचे आने दें। ऐसा नहीं है भगत सिंह कोश्यारी जी, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास पर्यावरण का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। पर्यावरण अपनी जगह, ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये भी तो पहाड़ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। अरे मेरी बात सुनिए, पर्यावरण होना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन हमारी देश की सुरक्षा पहले है। अगर ऊपर से चीन आ रहा है, हम वहां सड़क नहीं बनाएंगे, तो क्या हम वहां से उनको आमंत्रण देंगे नीचे कि हम सड़क के बना रहेंगे? ऊपर से जैसे वहां तेजपुर तक 1962 में आ गया, वैसे हमारे चीन आ जाएगा। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। हजारों मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या मौसम इसके लिए जिम्मेदार है? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर एस के श्रीवास्तव भी मौजूद हैं, रिटायर्ड डीजी हैं मेट डिपार्टमेंट से। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये बात हो रही है यहाँ पर, आपने सुना जो मंत्री हैं उनका ये कहना है, भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि ये प्राकृतिक आपदा थी, इससे निपटने का मौका नहीं मिला, संभल नहीं पाए। जो मंत्री हमारे साथ उत्तराखंड के मौजूद है उनका ये कहना है, लेकिन क्या संभलने का मौका मिल सकता था? क्लाउड बर्स्ट जिसे हम कहते हैं, क्या उसकी चेतावनी समय से दी जा सकती है? सबसे पहले मैं इस त्रासदी में जो लोग हताहत हुए उनके परिवार और उनके निकट संबंधियों के प्रति मैं अपनी पूर्ण संवेदना व्यक्त करता हूँ। फिर मैं मेट डिपार्टमेंट को कांग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने
14 तारीख को हैवी रेनफॉल की जो वार्निंग इशू की थी वो बहुत सही थी और उसके लिए वो मेरे हृदय से वो कांग्रेचुलेशन के पात्र। ये बताइए ना, बादल फटने की चेतावनी क्या देना संभव है? देखिए, आज टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि क्लाउड बस्ट की फोरकास्ट 3 घंटे पहले दे सकती है जी। और वो फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी को उत्तराखंड में लगाने में अधिक से अधिक 50 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन वो 50 करोड़ रुपए आने वाले समय में कितना लाइफ और प्रॉपर्टी सेव करेगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी, मतलब क्लाउड बर्स्ट के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है और उसका खर्चा लगभग आप बता रहे हैं कि 50 करोड़ आएगा और उससे कितना नुकसान जो है वो बच सकता है। इस पर हमारे साथ सुरेंद्र जी मौजूद है। सुरेंद्र जी बताइए, ये इतना खर्चा है, क्लाउड बर्स्ट वो प्राकृतिक आपदा जिसका आप जिक्र करें, जिसे संभलने का मौका नहीं मिला, उससे भी संभला जा सकता था, क्यों नहीं इस तरफ कदम बढ़ाती है सरकार? हाँ, बिल्कुल बढ़ाए जाएंगे। जैसे कि अभी तक हमको ये जानकारी थी कि क्लाउड बस्ट का कोई पूर्व संकेत नहीं मिलता है और उसकी वजह से इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। अभी डीआईजी साहब ने बताया कि वो इस प्रकार का कोई यंत्र डेवलप हो गया है। हालांकि इसरो से हमारी लगातार बातें होती रही हैं और उनके माध्यम से यहाँ की गतिविधियों की जानकारी भी लेने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि बारिश का अंदाजा तो हो जाता है, लेकिन क्लाउड बस्ट का कोई भी ऐसा पूर्व अनुमान लगाया जाना कभी भी किसी की जानकारी में नहीं आया। अगर ऐसा कोई यंत्र होगा तो निश्चित रूप से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, यहाँ की आपदा की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए, श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। निश्चित रूप से लगाने में प्रदेश सरकार को कोई भी पिछले साल भी इस तरह की आपदा आई थी उत्तरकाशी में, इस तरह के यंत्र हैं। श्रीवास्तव जी बता रहे हैं ऐसा हो सकता है, तो फिर सरकार क्यों नहीं उसकी तरफ से सचेत है? आपसे श्रीवास्तव जी इस पर प्रतिक्रिया मैंने बताया कि अगर ऐसा हो सकता है तो इसको किया जा सकता है जी। लेकिन बड़ा सवाल तो है कि अब तक क्यों नहीं किया गया। हमारे साथ मुनि चिदानंद सरस्वती जी मौजूद है, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। सरस्वती जी, आपके मुताबिक कौन जिम्मेदार है ये जो इतने बेगुनाह जो मारे जा रहे हैं? ये क्या प्राकृतिक आपदा है? बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जी, सुरेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, जानेंगे आपसे कि क्या कुछ सरकार ने किया, लेकिन सरस्वती जी आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके? सुमेरा जी, मुझे ये लगता है कि अब समय आया है एक और जिम्मेदारी लेने का, ना कि जिम्मेदारी थोपने का। अब मुझे लगता है कि हम लोग सब मिलकर, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, सोशल संस्थाएं हो या सामाजिक संस्थाएं हों, सब मिलकर, सरकार और जिनको भी थोड़ा सा सरोकार है, सब मिलकर अब ये प्लान करें। अगला प्लान तो बाद में करेंगे, कौन सी मशीन खरीदनी है, क्यों नहीं खरीदी गई, क्यों नहीं किया गया। पर मुझे लगता है कि अब जिन लोगों की जान वहां पर अटकी हुई है, सबसे पहला काम हो कि हम उनके परिवारों के फोन हमारे पास इतने आ रहे हैं कि कैसे करें, आप प्लीज सीएम साहब से कहिए, आप प्लीज अमुक से कहिए, आप फलाने से कहिए। मैं चाहता हूं सबसे पहला काम हो हम सूचनाओं को उपलब्ध कराकर लोगों को सांत्वना प्रदान करें। दूसरा, अगर हम सड़कें इतनी जल्दी नहीं बना सकते हैं, जब देश पर इतनी बड़ी विपदा है, ये केवल प्रदेश की बात नहीं है, केदारनाथ की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और देश की बात इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व में सब लोग देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, केवल बहस ही कर रहे हैं या इससे आगे कुछ बढ़ेंगे। मेरा सुझाव ये है, इस समय क्या हो सकता था, क्या होगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसका पोस्टमार्टम ना करते हुए हम लोग कुछ प्रॉपर प्लान करें। और इसका प्रॉपर प्लान नंबर 1, सैटेलाइट फोन सब जगह उपलब्ध तुरंत करा दिए जाएं, ताकि किसी को ये शिकायत करने का मौका ना मिले कि हमारे लोगों का क्या हो रहा है। नंबर 2, खाने की वस्तुएं किसी भी तरह से वहां पर घोषित कर दिया जाए कि वहां पर कोई भी व्यक्ति उसको महंगा ना करे। अगर 10 रुपए की बोतल है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, लेकिन 100 रुपए का चार्ज ना करें। इसके लिए सरकार व्यवस्था करे या सरकार उस सारे सामान को खुद खरीद कर देना शुरू करे सस्ते में। तीसरी बात है, हो सके तो पैसा भी चार्ज ना करे, सरकार इस समय उस सारे सामान को खरीद कर खुद देना शुरू करे। तीसरी बात, लोग बीमार हो सकते हैं,
लोगों को तकलीफें हो सकती हैं, वो दवाइयां भी, क्योंकि हर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, हर व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया होगा, हर व्यक्ति तकलीफ में होगा, वो कपड़े जो ठंडी में। लेकिन जी चिदंबरम जी, लेकिन बड़ा सवाल तो है कि अभी तक लोगों तक पहुंचा भी नहीं जा पाया है, लोगों तक पहुंच भी नहीं पाए हैं, लोगों को दवा नहीं मिल रही है। जो बचकर वहां से आए हैं लोग, वो बता रहे हैं कि वो किस तरह की विषम परिस्थितियों से निकलकर बाहर आए हैं, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, इस पर भी बात करेंगे। क्यों लोगों तक अब तक भी नहीं पहुंचा जा पाया है, बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील जारी की गई है जो उत्तराखंड की त्रासदी है उस पर। उत्तराखंड की त्रासदी पर प्रधानमंत्री ने कहा है, लोगों से मदद की अपील की है प्रधानमंत्री ने, और कहा है कि लोग खड़े रहें उन लोगों के साथ जो पीड़ित हैं, देश पीड़ितों के साथ खड़ा रहे, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। और हम भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बहस कर रहे हैं कि आखिर जो हजारों बेगुनाहों की मौत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है या फिर मौसम जिम्मेदार है। इस पर अभी तक क्या निकलकर सामने आया इस बहस के दौरान, इस चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है आपको बता दें। पक्ष में ये तर्क है कि आपदा की बात सही है लेकिन सरकार की चूक रही है, चीन ऊपर रोड बना रहा है फिर पहाड़ वंचित क्यों रहे। विपक्ष में जो तर्क है वो ये है कि सरकार को जिम्मेदार ठहराना आसान है लेकिन जो हुआ वो आपदा थी, लापरवाह निर्माण से नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पक्ष में यह भी तर्क है कि तकनीक विकसित हो चुकी है जो बता सकती है कि 3 घंटे में बादल फटेगा, 3 घंटे पहले यह चेतावनी दी जा सकती है। विपक्ष में तर्क यह है कि अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो बता सके कि बादल फटने वाला है। आपको यह भी बता दें, केदारनाथ जाने के लिए निकली एबीपी न्यूज की टीम रुद्रप्रयाग से आगे तिलवाड़ा पहुंच गई है। तिलवाड़ा के बाद की सड़क पूरी तरह टूटी हुई है, लिहाजा अभी सड़क मार्ग के जरिए केदारनाथ नहीं पहुंचा जा सकता है। ऐसे में केदारनाथ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे निकाला जा रहा है। एबीपी न्यूज का कारवां पहुंच गया है रुद्रप्रयाग से आगे केदारनाथ घाटी की तरफ जाने वाले तिलवाड़ा में, और तिलवाड़ा ही वो जगह है जहां पर रास्ता बंद हो गया है। आप देख सकते हैं सड़क का तकरीबन 200 मीटर हिस्सा पूरी तरह से नदी के किनारे ढहकर गिर गया है, जिसमें सड़क भी बह गई है और यहां से आगे केदार घाटी की तरफ जाना मुश्किल है। यही आखिरी पड़ाव है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। रास्ता बंद होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं ताकि वो दूसरी तरफ पहुंच सकें। पूरे पहाड़ में किसी तरीके से उसी मलबे पर चढ़ रहे हैं, ये मलबा ऊपर से खिसक सकता है, सारे लोग नीचे आ सकते हैं, बावजूद इसके जान बचाने के लिए जान को जोखिम में डाल रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल भी ऐसा रास्ता नहीं है कि थोड़ा भी हॉरिजॉन्टल जाता हुआ हो, सीधे वर्टिकल रास्ता है, उसको ये चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि आखिर ऊपर जाएंगे भी तो जाएंगे कहां। आपको बता दें कि तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग से करीब 9 किलोमीटर आगे है। रुद्रप्रयाग से रास्ता कटता है, एक रास्ता बद्रीनाथ, एक रास्ता केदारनाथ जाता है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की दूरी लगभग 80 किलोमीटर के करीब है। रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा तक रास्ता साफ हो गया है। एबीपी न्यूज की टीम भी इस वक्त तिलवाड़ा के ही करीब पहुंच पाई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक तिलवाड़ा से आगे की सड़क ठीक होने में कुछ दिन लग सकते हैं। ऐसे में केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने का एकमात्र जरिया हेलीकॉप्टर सेवा है। फिलहाल केदारनाथ के पास फाटा और सिरसा में बने हेलीपैड के जरिए लोगों को गुप्तकाशी लाया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें गुप्तकाशी में उतारा जा रहा है, जबकि दूसरे लोगों को देहरादून लाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर। ये वो एयरपोर्ट है जहां पर से 10 एयरफोर्स के चॉपर फ्लाई कर रहे हैं, यानी कि 10 जो हेलीकॉप्टर हैं वो यहां से उड़ान भर रहे हैं, जो केदारनाथ जा रहे हैं, बाकी जगहों पर जा रहे हैं, जहां पर लोग फंसे हुए हैं वहां तक जा रहे हैं। इसी तरीके से एयरफोर्स के जो 10 चॉपर हैं, जो 10 हेलीकॉप्टर हैं, वो देहरादून के सहस्त्र धारा से उड़ान भर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग बचाए जाएं उनको जल्द से जल्द इन मैदानी इलाकों में लेकर आया जाए। और फिलहाल MI-17 और दूसरे छोटे हेलीकॉप्टरों के जरिए केदारनाथ से लोगों को निकाला जा रहा है। खराब मौसम की वजह से राहत कार्य में दिक्कत आ रही है। हमने 2 दिन 500 लोगों को एक्चुअली निकाला है जगह से जहां वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए, और आज होपफुली विल बी क्रॉसिंग दैट, वी शुड बी टचिंग अराउंड 1000 पीपल। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है जिस पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस कि आखिर कौन जिम्मेदार है। ये तमाम लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं जगह जगह पर, जिनकी मौत हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार या फिर मौसम इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ जो
डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव मौजूद हैं, जो रिटायर्ड डीजी हैं डिपार्टमेंट के। श्रीवास्तव जी, आपने सुना जो मंत्री हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी, उनका कहना है कि इस तरह की कोई जानकारी उनके पास नहीं है, सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं है कि इस तरह का कोई उपकरण मौजूद है जो 3 घंटे पहले ये चेतावनी दे सकता है कि यहाँ पर बादल फटने वाला है। ये कहना गलत है। डुअल पोलराइजेशन रडार्स, डॉपलर रडार्स मौजूद हैं जो कि कई घंटे, मतलब कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे पहले ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये सीवी सेल डेवलप हो रहा है और इतनी बारिश यहाँ पर, इतना प्रेसिपिटेशन होगा। इसलिए ये कहना गलत है कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद है। साथ ही एक हम जो बात कर रहे हैं कि लोग अभी भी जगह जगह फंसे हुए हैं, अभी भी वहां तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं, कहाँ कितना नुकसान हुआ है इसका भी सही आकलन अभी तक नहीं हो पाया। क्या इसके लिए भी कोई तकनीक मौजूद है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है और जो सरकार नहीं कर रही है? देखिए, अभी विश्व में बहुत आसानी से उपलब्ध एक टेक्नोलॉजी है जो कि आप फ्लाई कीजिए, विदिन 60 मिनट्स आपको ये बता देगी 10 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन पे कि कहाँ पर क्या टूट फूट हुई है और कहाँ कौन फंसा हुआ है। 60 मिनट के अंदर वो जानकारी लाई जा सकती है और आप वो रेस्क्यू का काम लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है इस तरह से। भगत सिंह कोश्यारी जी, श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि किस तरह की तकनीक मौजूद है दुनिया में जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इतनी महंगी भी नहीं है जिस पर खर्चा नहीं हो सकता। अभी तो सरकार उससे कहीं ज्यादा खर्च करेगी राहत और बचाव में, तो फिर क्या ये इसके लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं है? सरकारें ऐसा करना नहीं चाहती, कौन जिम्मेदार है फिर? नहीं, देखे श्रीवास्तव जी ने कुछ तकनीकी बातें बताई हैं और उन्होंने एक तकनीक के एडवांस तकनीक की बात बोली है। मैं सोचता हूं कि उसका सरकार ने उसका उपयोग करना चाहिए, पर जो आप बार बार कह रहे हैं कि भाई इस पर जो जिम्मेदार कौन है, तो मैं कहता हूं कि प्राकृतिक आपदा तो उसके लिए तो प्रकृति ही जिम्मेदार होती है, लेकिन उसके बाद जो काम होने चाहिए, जिस प्रकार से लोगों को लाना है, किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन होना है। मैं देख रहा हूं कि हमारे वहाँ उत्तरांचल आपदा समिति है, प्रबंध समिति है, उसने जगह जगह भंडारे खोल रखे हैं। अब 3-4 दिन बाद उनके पास अनाज खत्म हो गया है, सामग्री खत्म हो गई है, कोई उनको पहुंचा नहीं पा रहा। पहले उस तो तकनीक की बात तो बात की बात है, जो वर्तमान में जिस सरकार को आप कह रहे हैं कि नाकाम रही है, वो नाकाम इस बात पर रही है कि आज 16 के बाद 4 दिन हो 5 दिन हो जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सारे जो वहां पर लोग पड़े हैं, जो वहां पर हैं, उन लोगों का पूरा ब्यौरा आ जाना चाहिए था। कम से कम जो जिंदा हैं, अगर उनके पास भी हमारे कर्मचारी नहीं पहुंच पाए, उन तक भी जनता के लोगों में से लोग वहां उनको ड्रॉप नहीं कर पाए, ताकि उन तक भी नहीं पहुंचा जा पाया। विजय, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? सरकार की बार-बार कुल मिलाकर मुझे लगता है सरकार से जवाब लेते हैं, सरकार से जवाब लेते हैं। तकनीक की बात तो हाशिए पर गई, उस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। अब मुझे लगता है सियासत यहां दोबारा शुरू हो रही है कि कैसे एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाए, पहली बात। दूसरी, हम क्यों नहीं तकनीक की बात करें आज के वक्त में, क्योंकि यह हादसा पहला नहीं है और यह हादसा आखिरी नहीं है। कल फिर हो सकता है, अगले साल फिर हो सकता है, तो ऐसे में एक तकनीक क्यों नहीं आनी चाहिए। और तीसरी बात है कि अगर तकनीक आ भी गई, 3 घंटे पहले पता भी लग गया, तो जो सिस्टम होगा जो जिससे लोगों को निकाला जा सके, लोगों को सिर्फ चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा, उनको कैसे निकाला जा सकता है उस पर वर्कआउट करने की मुझे लगता है ज्यादा जरूरत है। और फिलहाल मुझे लगता है कि इस पर पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है जी। सुरेंद्र जी, लेकिन एक तरफ राजनीति हो रही है, भगत सिंह कोश्यारी जी बता रहे हैं, लेकिन लोग भी जो निकल कर आए हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको खाने तक को नहीं मिल रहा है, उन तक लोग पहुंच नहीं पाए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। सरकार इस फ्रंट पर भी नाकाम रही है, इसके लिए भी तो सरकार ही फिर जिम्मेदार है ना? इसका जवाब देंगे ही नहीं। सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? नहीं, वो इसका जवाब देंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा लग रहा है सुमेरा, हर कोई प्राकृतिक आपदा कह के अपने ऊपर से उसकी हिस्सेदारी जिम्मेदारी सुरेंद्र जी के पास फिर जाएंगे, लेकिन हमारे साथ राजेंद्र जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, प्राकृतिक आपदा है यही बार बार कहा जा रहा है, लेकिन जो तकनीक है उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं। लोगों तक अभी तक राहत क्यों नहीं पहुंच पाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आखिर फिर जिम्मेदार है कौन इसके लिए? क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, मेरी राय ये है कि अभी किसी पर जिम्मेदारी फिक्स करने की राजनीति से बचकर हम सब लोगों को मिलकर उत्तराखंड में
तत्काल शक्ति लगाकर, पूरी समझ और शक्ति और पूरी तकनीक और इंजीनियरिंग लगा के उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और उसमें जिस भी तरह की मदद की जरूरत है उसमें इस वक्त पूरे देश को खड़ा होके ये राजनीति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उत्तराखंड के भाइयों और बहनों को और जो इस यात्रा में फंसे हुए लोग हैं उनको राहत पहुंचाने का काम, उनको ठीक से घर पहुंचाने का काम इस वक्त हमारा सबसे पहला काम है। उस पर बात करनी चाहिए। अभी थोड़ी देर के लिए इस दुख दर्द में भूल जाए कि कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है। अच्छी बात यह होती है, अच्छे देश के लोग ये करते हैं कि इस बुरे वक्त में अच्छे काम करने के लिए घर से निकलते हैं और इस घर से निकलने के काम में हमें जुटना चाहिए। उत्तराखंड में जो लोग फंसे हैं वो अपने घर पहुंचे, उनको राहत पहुंचे। इस काम में सबको, सरकार को और गैर सरकार को, साधुओं को, सन्यासियों को, सबको अपनी जिम्मेदारी मानकर उस राहत के काम में जुटना चाहिए। जी हाँ, इस पर भी बात करेंगे। और प्रधानमंत्री ने भी यही अपील की है। प्रधानमंत्री ने अपील जारी की है, देश के लोगों से कहा है कि सब साथ में खड़े रहे उन तमाम पीड़ितों के जो उत्तराखंड में पीड़ित हुए हैं इस प्राकृतिक आपदा से। इस पर चर्चा लेकिन जारी रहेगी। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। हजारों मौतों का जिम्मेदार कौन है? सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या फिर मौसम इसके लिए जिम्मेदार है? हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ मुनि चिदानंद सरस्वती मौजूद हैं जो परमार्थ निकेतन से हैं। सरस्वती जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो तमाम लोग आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, उनकी आप बीती, जिन लोगों से आपकी बात हुई है उनका क्या कहना है और क्या किया जा सकता है ताकि इस तरह की आपदा में इतनी भयावह तस्वीर ना दिखाई दे दोबारा? मैं समझता हूं पहली बात तो ये है कि जो 10 हम लोग हेलीकॉप्टर लगाए या 20 लगाए, अब समय आया है कि हम 10-20 नहीं बल्कि पूरे देश की इज्जत की बात है, नाकामयाबी की बात नहीं है, अब तो इज्जत की बात है। उसके लिए हमें 100 हेलीकॉप्टर भी लगाने पड़े तो तुरंत हमें सबसे पहला काम करना चाहिए, एक उतरे एक चढ़े। एक उतरे, किसको पता है कल फिर मौसम खराब नहीं हो जाएगा। इसलिए जब पता है मौसम खराब हो सकता है, इसलिए तुरंत ही हमें हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, जब हमें पता लग गया है, क्योंकि वैसे भी हम सारा राशन पहुंचा रहे हैं, वो जो राशन पहुंचाना पड़ेगा बार बार, उतनी संख्या में हेलीकॉप्टर बढ़ा के हम उन सबको लेकर आए। नंबर 1। नंबर दो में ये बात है, जब हमको पता लग गया है कि ऐसी सूचना मिल गई है पुलिस अधिकारियों द्वारा कि ऐसे यंत्रों को खरीदा जा सकता है जो जानकारी दे सकते हैं, मैं तो समझता हूं इधर तो राहत काम जारी हो और उधर ऑर्डर का काम जारी हो, ताकि अभी तो शुरुआत हुई है मौसम की, कल को फिर ऐसा ना हो। तीसरी बात, जो लोग वहां पर फंसे हैं, पहली जरूरत है, मैंने पहले भी कहा है, उनके घरों को सूचनाएं पहुंचाना, उनका किसी तरह से सैटेलाइट फोन के थ्रू कनेक्शन करवाना, भले थोड़ा खर्चा ज्यादा हो। चौथी बात, जो लोग वहां से आ रहे हैं उनके लिए यदि कोई भी सुविधा की आवश्यकता हो, परमार्थ निकेतन में और ऐसे अन्य संस्थाएं हैं वो आगे आएंगी। और मैं आपको ऑफर दे रहा हूं चैनल के माध्यम से कि आप जितने लोग आ रहे हैं, दवाई हो या रुकने का हो या खाने का हो, हम सारी व्यवस्था उनकी करेंगे। अंतिम बात, और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि परमार्थ निकेतन से मुनि चिदानंद सरस्वती जो हमारे साथ मौजूद है वो ये बात कह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो परमार्थ निकेतन जा सकते हैं, वहां से उन्हें हर तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी, चाहे वो दवा हो, खाना पीना हो। हमारे साथ सुरेंद्र नेगी भी लेकिन बने हुए हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। सुरेंद्र नेगी जी, लेकिन ये सवाल तो हैं, तकनीक का इस्तेमाल सरकार नहीं कर रही है, पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, फिर सरकार की तरफ से लापरवाही क्यों है? और अब जबकि ये आपदा हो गई है उसके बावजूद लोगों तक राहत पहुंचाने में भी अभी तक पूरी तरह से राहत नहीं पहुंचाई जा सकी, लोगों को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सका। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरे हमारे चारों धाम हैं और इसमें से मैं समझता हूं कि अभी जो तमाम सड़कें हम लोगों ने खोली हैं उसमें हजारों लोगों को निकाला गया है। सिर्फ गौरीकुंड के इलाके में अभी कुछ यात्री शेष हैं। शेष उत्तरकाशी से सब लोगों को जो है निकाल दिया गया है, आपका बद्रीनाथ से निकाल दिया गया है, गुप्तकाशी से निकाल दिया गया है। हर स्तर से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत तेज बारिश से भूस्खलन हुआ है, तमाम सड़कों अवरुद्ध हो गई हैं, यातायात का कोई साधन नहीं हो पाया, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम समाप्त हो गया था और इसको रिस्टोर करने में हम लोगों ने सेना की मदद ली। 500 जवान इस काम में लगे हैं। ये पहली बार हुआ है कि जैसे ये हादसा हुआ उसके तुरंत बाद
गवर्नमेंट बहुत अलर्ट हुई, बहुत तेजी से युद्ध सुरेंद्र जी, प्राकृतिक आपदाएं पहले भी आई हैं, बाद में भी आएंगी। व्यवस्थित करते हुए प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी सुरेंद्र जी, लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की आपदा आने का नुकसान कम से कम हो। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, थोड़ा पृष्ठभूमिका को समझने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए ताकि अतीत के अनुभव पर हम भविष्य की कोई लकीर डाल सकें। इस बारे में मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जिस क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है, क्लाउड बस्ट हुआ है, इसी क्षेत्र में कई साल पहले कई बार अर्थक्वेक के झटके लगे हैं, बहुत बड़ी तबाही हुई है, पूरे पहाड़ हिले हुए थे, बरसात तेज हुई, पहली बार 4 दिन तक नॉन स्टॉप बरसात हुई, उसके बीच में भारी बरसात के साथ क्लाउड बस्ट हो गया। ये दुर्भाग्य था। मैं समझता हूं कि उस समय कुछ ऐसा था जो उत्तराखंड के अनुकूल नहीं बन पा रहा था, जिससे ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। लेकिन जिस तत्परता से गवर्नमेंट ने काम किया, मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक क्षण होगा। युद्ध स्तर पर काम किए गए, हर स्तर पर कोशिश की गई। युद्ध स्तर पर काम किया विजय, युद्ध स्तर पर काम किया और प्राकृतिक आपदा है, इसी पर जोर देने की कोशिश है बार बार। गौरीकुंड से लेके बद्रीनाथ, चाहे सरकार हो चाहे कोई और हो, हर कोई ये प्राकृतिक आपदा पर ही के सर ही इसको मत्थे मर रहा है। लेकिन बड़ी चीज है कि जब मौसम विभाग आपको एक चेतावनी जारी करता है तो उसके बाद सरकार क्या कदम उठाती है। यात्री ऊपर जा रहे थे उन्हें भी नहीं रोका गया जी, यात्रियों यात्रा रोकी जा सकती थी। कोई चेतावनी के कोई ऐसे सिग्नल क्या गांव में या वहां लगाए गए हैं जिनके माध्यम से लोगों को चेताया जा सकता है। एक सीलिंग लगाई जा सकती है हर साल कि इतने ही यात्री जाएंगे, रोज इतने ही यात्री दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि देवभूमि के अंदर सबसे बड़ा टूरिज्म और धार्मिक टूरिज्म सबसे बड़ी चीज है। सरकार अपना आय एक तो बनाना चाहती है, लेकिन आय के साथ साथ अगर एक तकनीक की बात हो रही है और तकनीक की बात कई सालों से हो रही है, उस पर अगर कोई सरकार अमल में नहीं लाती तो यह भी बड़ा अफसोसनाक है। जी हाँ, ये अफसोसनाक है। और उसके बाद नतीजा ये होता है प्राकृतिक आपदा, प्रकृति है, अगर कोई आपदा है तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन उससे नुकसान कम से कम कैसे हो सकता है, लोगों तक राहत कैसे पहुंचाई जा सकती है, क्या इन बिंदुओं पर भी गौर किया जा रहा है या नहीं, उसको लेकर अभी तक कुछ किया गया या नहीं। देखने से नहीं लगता कि बहुत कुछ किया गया है, किसी सरकार ने इस पर कोई खास ठोस कदम उठाए हैं इस समय। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील और हमारी भी अपील सबसे यही है कि जो लोग वहां फंसे हैं उन सबके साथ देश खड़ा रहे, पीड़ितों को मदद जो भी जिस भी सूरत में पहुंचाई जा सकती है पहुंचाई जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। एबीपी न्यूज पर जारी है खबरों का सिलसिला।